12 सेकेंड, 0 से 12 सेकेंड के बीच में उसका स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो ध्यान से समझना कैसे बनेगा ये। सबसे पहले ना इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये वो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की हाइट कितने की मैंने देखा 90 मीटर। मेरे साथ में सॉल्व करते चला ना सारे बच्चे। ये बिल्डिंग की हाइट हो गई 90 मीटर, यहां तक क्लियर हो गया। यहां से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहां से हमने बॉल को रिलीज किया इस जगह से। मान लेते हैं ये जब हम रिलीज कर रहे हैं तो वो पॉइंट O है, ठीक है। उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और हम ये मानते हैं टाइम t इज इक्वल टू क्या था, 0 था। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये बॉल रिलीज होने के बाद नीचे ग्राउंड पे आएगी और ग्राउंड को हिट करेगी। जब ये ग्राउंड को हिट करेगी उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? वेलोसिटी क्यों मैक्सिमम रहेगी? क्योंकि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v रहेगी, और उस समय उसका जो टाइम रहेगा वो t रहेगा, जो क्या है फिलहाल हमें नहीं पता। क्या ये क्लियर हो गया सभी को यहां तक? फिर उसके बाद जब ये बॉल ग्राउंड को हिट कर देगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगा तब क्या होगा? वो बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करेगा तो अब जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये पिछली वेलोसिटी से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 1/10 कम हो जाएगी। मान लो अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रही होगी ग्राउंड को हिट करते समय, तो जब बाउंस बैक करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्योंकि 10 का 1/10 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो 10 में से 1 माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये चीज? और फिर वो ऊपर जाएगा बॉल, और ऊपर जाके कुछ हाइट तक पहुंचेगा, और जिस हाइट तक पहुंचेगा, जहां भी पहुंचेगा, फिर उसकी वेलोसिटी उस समय पे क्या हो जाएगी? 0। फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ेगी और घटेगी डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट में अकॉर्डिंगली। समझ में आ गई ये चीज? आपको इसका स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है पहले टाइम, तो उस समय कितना टाइम रहा और उस समय उसकी क्या वेलोसिटी रही। ये दो चीजें कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट टाइम पे। क्लियर हो गया ये चीज? ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहला वाला क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at, या जिसको हम a की जगह पे g ले लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है। और थर्ड हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as या 2gs। 2gs a की जगह पे हम g ले ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग u की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 0। और हमें फाइनल वेलोसिटी v, या जब ग्राउंड को हिट कर रहा है वो टाइम t निकालना है। तो दोनों में से कोई एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? ये डेटा गिवन है, उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है 90। मतलब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड वाला। आई थिंक सेकंड सबसे बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। g की वैल्यू आपको पता है, तो आपको क्या मिल जाएगा? t का वैल्यू। समझ में आ रहा है ये चीज? तो सेकंड वाला इक्वेशन यूज करो और फिर t की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सेकेंड इक्वेशन हम यहां पर लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ऑनलाइन में सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? प्रियांशी, वैष्णवी एंड दृष्टि। ओके यस सर। तो यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट जो है ये आ जाएगा 90, u की वैल्यू 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो इसका समझ में आ रहा है? u की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या देगा? हाफ gt स्क्वायर। तो g की वैल्यू हम क्या देंगे? 9.8, और ये आगे t स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 9.8 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा t स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? अब ये इससे कटेगा, 2 से कितने टाइम्स में जाएगा? 4.9 टाइम्स में, इसका हाफ हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू 90 बाय
4.9। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर 4.9 को मैं 49 लिख दूंगा और ऊपर में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 900 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 49। तो t की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो रूट ओवर 900 बाय 49। 900 का रूट कितना होता है 30 और 49 का रूट कितना होता है 7। यहां तक क्लियर हो गया? 30/7। अगर हम डेसिमल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 पॉइंट लग जाएगा, 7 2 जा 14, फिर क्या बचेगा 6 0, 7 8 जा 56। मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, 4.3 ले लेता हूं, ठीक है, 4.3 सेकेंड्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो हमें ये पता चल गया जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है बॉल, तो उस समय टाइम कितना है, 4.3 सेकेंड्स है। ये डेटा सबको समझ में आ गया? अब अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा ना स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करो, तो उसके लिए आपको सिर्फ टाइम नहीं, उसके साथ में उस समय में उसकी स्पीड भी चाहिए। तो उस समय उसकी स्पीड क्या है और फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या है। तो अब ये v निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ? फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, फर्स्ट इक्वेशन यूज करके ये वाली स्पीड कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ क्या आएगी फाइनल स्पीड, ये फाइनल वेलोसिटी। सो यहां पर ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू तो 0 हुई, g की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4.3। इनका मल्टीप्लिकेशन अराउंड कितना आएगा, अंदाजन बता दो। 37 के आसपास, 42 आ रहा है, 42.14 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 42.14 आ रहा है, 42 ही ले लेते हैं काम करके, ठीक है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट 42 आ रहा है, ओके ठीक है, चलो 42 ले लेते हैं इसको। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 42 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, मतलब जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी है 42 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहां तक के डेटा पे अगर हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा देखना। ये हो गया हमारा स्पीड और इधर पे हो गया हमारा टाइम वाला एक्सिस। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया तो उस समय टाइम t इज इक्वल्स टू क्या था, 0। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू भी क्या थी, 0। फिर उसके बाद कितने सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है, कितने सेकंड्स के बाद, 4.3 सेकंड्स के बाद। और आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो 0 से 12 सेकंड्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो 0 ये आ गया, 1 ये आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर पे आगे जाके कितना हो जाएगा, ये 12। ये क्लियर हो गया? 4.3 सेकेंड्स मतलब लगभग वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा इस जगह के आसपास। ये क्लियर है सबको? इस जगह नहीं, इस जगह के आसपास आएगा। टाइम की बात करो, टाइम 4.3 सेकेंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी जा रही है, हाईएस्ट वेलोसिटी है 42 मीटर पर सेकेंड। तो उसको भी अगर मैं मान लो स्केलिंग करता हूँ 5 का, 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, 15 ये हो गया, 20 25 यहाँ पर आ जाएगा 30, देन आगे जाएंगे 35 40 45। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कहीं आएगा वो वाला वैल्यू। तो इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट्स इसका आइडेंटिफाई करूं तो ये लगभग इधर होगा। यहाँ तक समझ में आ गई ये चीज? अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, मतलब ऐसा ग्राफ इसका बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ 0 से लेके 4.3 सेकेंड्स के बीच में। क्या ये समझ में आया? स्पीड टाइम ग्राफ जो है लीनियरली इंक्रीजिंग है ग्राफिकली अगर देखा जाए, लेकिन बॉल का अगर जो मोशन है वो क्या है, डाउनवर्ड्स है। तो एक काम करता हूं, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तभी उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ रही है। यहाँ उल्टा होगा ना, अपवर्ड जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया ये चीज?
इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वाला पॉइंट चेक करो क्या लिखा है। एक चीज यहाँ पर कहीं लिखा, जैसे उसने ग्राउंड को हिट किया, कोलिजन हुआ ग्राउंड के साथ, तो क्या हो रहा है 1/10 उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो 42 का 1/10 कितना होता है, 42 का 1/10 कितना होता है 4.2। तो इसका स्पीड कम हो जा रहा है, तो 42 से माइनस हो जा रहा है, कितना माइनस हो जा रहा है 4.2 माइनस हो जा रहा है। समझ में आई ये चीज। तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 37.8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये चीज समझ में आई सभी को। मतलब अब इसकी स्पीड जैसे ही ग्राउंड को उसने हिट किया उसकी स्पीड कम हो गई उसी इंस्टेंट पे। तो अब यहाँ पर एक डाउनवर्ड पीक बन जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई है और वो 37.2 कुछ ऐसा हो गया। तो मतलब एक इस टाइप का डाउनवर्ड आएगा आपको, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू थी 42 और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 37.8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ पर ग्राउंड को हिट किया, हिट करने के बाद देखो ये 42 मीटर पर सेकेंड था, जब वो बाउंस बैक कर रहा है बॉल उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास 37.8 मीटर पर सेकेंड। बाउंस बैक करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जब वो अपने टॉप पे पहुंचेगा बाउंस करने के बाद तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। समझ में आ रहा है कि ये चीज। तो यहाँ पर अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहां से डिक्रीज होते हुए कहां तक जा रही है 0 तक। अब मुझे ये बताओ, जब वो अपने टॉप पे पहुंचा, पहली बार बाउंस करके अपने टॉप पे पहुंचा, तो कितना टाइम लगेगा, टी की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकालोगे। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करोगे। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसी को यूज करेंगे। तो v फाइनल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 0, u इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 37.8 और a एक्सेलरेशन या g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम t। तो यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो ये 9.8 t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.8। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 37.8 डिवाइडेड बाय 9.8। तो आई थिंक 4 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्या 3.85। तो ये 3.85 के आसपास आ रहा है। मैं उसको राउंड ऑफ करके 3.9 सेकेंड्स ले लेता हूं। ओके 3.9 सेकेंड्स। तो वो 3.9 सेकेंड्स क्या है, उसका अपवर्ड मूवमेंट का टाइम है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, यहां से लेके ऊपर जाने का टाइम। लेकिन अगर हम पूरा अगर उसका स्टार्टिंग से करें तो पहले ऊपर से नीचे कितने टाइम में आया 4.3 सेकेंड्स में, फिर नीचे से ऊपर कितने टाइम में गया वो 3.9 में। तो जब वो यहां पर अपने पीक पे आया है तो टाइम कितना होगा, तो ये वाला टाइम हो जाएगा 4.3 प्लस 3.9। 4.3 प्लस 3.9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.2 सेकेंड्स में। समझ में आई ये चीज। तो ये अब आगे जाके अब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। कब 0 हो रही है, जब टाइम कितना है 8.2 सेकेंड्स। तो वो यहाँ पर आने वाला है 8.2 सेकेंड्स के टाइम पे इसकी वेलोसिटी जाके हो जा रही है 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये समझ में आया सभी को, कैसा बना ये ग्राफ। ठीक है, यहां से वो बाउंस होना चालू किया और ये जाके यहाँ पर 0 हो गया। और इस समय जो बॉल का मोशन है वो कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अगले स्टेप में फिर क्या होगा, ये 12 सेकेंड तक बनाना है हमने, 8.2 सेकेंड तक बनाया। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बॉल जो है फिर से ऊपर से कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आई ये चीज। अब जब वो ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, और कुछ गिवन है क्या इसमें, डेटा देख लो एक बार। नहीं, हाँ एक और चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसका ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, ये दोनों टाइम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा।
या जो इसकी ये वाली इनिशियल वेलोसिटी है और जो वापस फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो दोनों क्या होगी, सेम। वो एक्सेंट टाइम और डिसेंट टाइम जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, हमने देखा था, ठीक है। और ये वाली इनिशियल वेलोसिटी जिससे फर्स्ट टाइम ये बाउंस बैक किया और वापस जब ग्राउंड को हिट करेगा वो दोनों वेलोसिटी क्या होगी, सेम। मतलब वापस ऊपर से नीचे आने में उसको और कितना टाइम लगेगा, तो फिर से उसको कितना टाइम लगेगा, 3.9 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। और उसको ग्राउंड को जब वो हिट करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 37.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये चीज। तो इसके बाद टाइम में और कितना ऐड कर दो, 3.9। तो 8.2 प्लस 3.9 ऐड करोगे तो टोटल आपको कितना मिलेगा, इनका एडिशन कितना आ जाएगा, 12.1 के आसपास आएगा, 12.1 सेकेंड। और उसकी वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, 37.8 मीटर पर सेकेंड। और 37.8 मीटर पर सेकेंड मतलब यहाँ पर कहीं आ रहा है, और टाइम आपका कितना है, 12.1 सेकेंड के आसपास। तो इसके बाद जो उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और अब जो उसका मोशन होगा, ये वाला कौन सा मोशन हो जाएगा, डाउनवर्ड्स मोशन हो जाएगा। और यहाँ पर 12.1 सेकेंड में दोबारा से वो ग्राउंड को हिट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ठीक है। एंड इस प्रोसेस से वो कंटिन्यू होता जाएगा। फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी अगेन 1/10 रिड्यूस हो जाएगी। 1/10 रिड्यूस हो जाएगी मतलब 37.8 का 1/10 कितना हो जाता है, 3.7। 3.7 उसमें से माइनस कर दो, अब वो उसकी नेक्स्ट टाइम की बाउंस करते समय की वेलोसिटी हो जाएगी। क्या ये समझ में आया सभी को, कैसे बना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज इरेज कर देता हूं मैं। इसका प्रॉपर मैंने ग्राफ थोड़ा रफ में ही बनाया है। अगर इसका प्रॉपर ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा जो यहाँ पर आपको प्रॉपर स्केलिंग के साथ देखो, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन एंड सो ऑन, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ छूट गया होगा नोट करने का तो इसको कर लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आने का चांस रहता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे हम। ये उसी का कैलकुलेशन है। हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन सीधा एक्सप्लेनेशन वाला, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट पार्ट एक बार पढ़ो और समझो और बताओ क्या समझ में। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम and total length of path covered by a particle over the same interval, ये दोनों क्या इक्वल होते हैं कि नहीं वो चेक करने बोल रहे हैं। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। तो ये दोनों चीजें क्या सेम होंगी, डिफरेंट होंगी, क्या होगा, ये चीज आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या ये दोनों चीजें सेम हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल ऑन द सेम इंटरवल। देखो, अगर मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करता है, वो बी तक जाता है, और बी से वापस वो मूव करके ए तक आता है। समझ में आएगी चीज। तो उसने ए से बी गया, फिर वो बी से ए आया, बी से ए आया। तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, 0। लेकिन उसका पाथ कवर्ड कितना होगा, ए बी प्लस ए बी, मतलब वो कितना हो जाएगा, 2ab। क्या ये समझ में आ रहा है। तो क्या ये दोनों चीजें सेम होती है, तो आंसर है नहीं, ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देखो यहाँ पर थ्योरेटिकल अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कैसे लिखोगे, सपोज अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी along a straight path and returns back from point A to point A in the same path, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन उसका टोटल पाथ कवर्ड कितना हो जाएगा, AB प्लस AB दैट इज इक्वल्स टू 2AB। क्या ये समझ में आ गया। तो जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो डिफरेंस है, बस वही चीज आपको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करनी है। सेकेंड पार्ट में क्या एक्सप्लेन करना है, magnitude of average velocity over an interval of time and average speed over the same interval of time। तो velocity क्या होता है, displacement upon time, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर अगर फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ रहा था, 0।
तो उसकी वेलोसिटी फर्स्ट केस में क्या हो जाएगी, 0। लेकिन उसकी स्पीड 0 होगी क्या, नहीं होगी। उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2ab डिवाइडेड बाय जो भी टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो आपको बस वही चीजें एग्जांपल से एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट सिचुएशन में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कुछ भी हो तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी, लेकिन एवरेज स्पीड जो है उसकी नॉन 0 आएगी, 2ab/। थर्ड में क्या पूछा है देखो एक बार, शो इन बोथ ए एंड बी द सेकेंड क्वांटिटी। सेकेंड क्वांटिटी का मतलब क्या है, पहले वाले में सेकेंड क्वांटिटी क्या थी, डिस्टेंस। दूसरे वाले में सेकेंड क्वांटिटी क्या थी, स्पीड। इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज्यादा होगा या इक्वल होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और वही चीज स्पीड के साथ भी, स्पीड भी क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, वेलोसिटी के। ठीक है, तो वही चीज आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखनी है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, हटा दो ये वाला। फिर कुछ डाउट है किसी को इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन एक न्यूमेरिकल है, देखो इसको एक बार कैसे बनेगा। पहले तो इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से और मुझे बताओ स्टोरी में क्या है ओवरऑल। ध्यान से पढ़ना। कर चुके हैं क्या? हाँ, तो क्या रहेगा, अ मैन, सॉल्व करो एक बार। जिसने किसने किसने किया ये वाले क्वेश्चन? नहीं किया, इस टाइम का किए हैं। वो ऑफिस वाला जो था उस टाइम का था, बट वो अलग था, उसमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना था। इसमें और भी कई सारी चीजें कैलकुलेट करनी। A man walks on a straight road from his home to market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. तो इस पूरी चीज को ना हम ग्राफिकली पहले समझते हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए है और यहाँ पर वो मार्केट है जो पॉइंट बी पे है। तो वो जो मैन है वो यहाँ से मार्केट का डिस्टेंस कवर करता है, जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं, 2.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। और किस स्पीड से वो कवर कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड आपको गिवन है और वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर हो गया? ये ए से जब वो बी जा रहा है तब आगे क्या लिखा है, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे ही उसने देखा मार्केट क्लोज है तो वो टर्न बैक हो गया और वो वापस बी से ए की तरफ मूव कर रहा है। तो अब वो बी से ए की तरफ आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा अपने घर के लिए, सेम 2.5 किलोमीटर। लेकिन वो रिटर्न में किस स्पीड से आ रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो रिटर्न आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हाट इज द, फर्स्ट में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड में लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये है फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आपका जो आंसर स्टार्ट होगा ना वो फर्स्ट केस से स्टार्ट होगा। फर्स्ट केस में इंटरवल ऑफ टाइम यहां पर कितना लिखा हुआ है, 0 to 30 मिनट्स। समझ में आया ये चीज? अब देखो 0 मिनट में वो कहां पर था, ए पे। 30 मिनट में वो कहां पर था, ये बताओ। 30 मिनट में वो बी पे था, क्योंकि 30 मिनट मतलब टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ आवर, है ना। और यहां पर अगर आप इस टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिस्टेंस होगा d इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहां पर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2.5, नहीं हाफ इंटू 5। यहाँ पर इसकी स्पीड है 5, तो हाफ इंटू 5 मतलब कितना देगा, 2.5 किलोमीटर। तो 30 सेकेंड 30 मिनट्स के बाद उसकी पोजीशन कहां पर आ जाएगी, बी पे आ जाएगी। क्या ये समझ में आया सबको? अब ये बताना है आपको इस सिचुएशन में उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या था।
और कुछ आंसर्स? दोबारा से आराम से देखो क्या लिखा है। वो 0 से 30 सेकेंड में कहां से कहां गया ये बताओ। 0 पे वो कहां पर था? ए पे था। 30 मिनट पे वो कहां पर पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। और एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी कैसे निकलता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा 0 से 30 मिनट में? 2.5 किलोमीटर, ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट। क्या ये समझ में आ गया सभी को? क्योंकि ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2.5, ठीक है, अपॉन टाइम। तो टाइम कितना रहा उसका? 1/2 या 30 मिनट्स, जो भी लिखो। तो 1/2 या 30 मिनट्स, तो कितना आ जाएगा उसका एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर एवरेज स्पीड बोलता है तो एवरेज स्पीड के लिए, अच्छा वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, स्पीड के लिए क्या देखते हैं? डिस्टेंस देखते हैं। अब बताओ ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2.5। डिस्टेंस कितना है? वो भी 2.5 है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में तो है। तो यहां पर स्पीड के लिए भी कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाय 1/2, मतलब इसकी एवरेज स्पीड भी कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आया सभी को? हमने क्या निकाला और कैसे निकाला? ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में बोल रहा है 0 से 50 मिनट्स में क्या होगा। तो हम ना इसके लिए काम करते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं, टाइम का यहां पर लिखते हैं। यहां पर जो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा था? 30 मिनट्स का टाइम लगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये बताओ रिटर्न आने में उसको टोटल कितना टाइम लगेगा? यहां से यहां तक आने में उसको टोटल कितना टाइम लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 7.5, है ना? ऐसे ही होगा। तो ये 2.5 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 आवर्स। समझ में आ रही है ये चीज? और 1/3 आवर्स को मिनट में अगर बदलेंगे तो कितना आएगा? 20 मिनट्स होता है। 60 डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 20 मिनट्स। मतलब उसको मार्केट पहुंचने में 30 मिनट लगे, रिटर्न आने में कितने लगे? 20 मिनट लगे। क्या ये समझ में आया? अब ये स्टोरी देखो, 0 पे उसने स्टार्ट किया, 30 मिनट के बाद वो कहां पर पहुंचा? बी पे। जब 30 मिनट बाद जब वो बी पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2.5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो बी से वापस कहां तक गया? ए तक गया। ए तक आ गया वो कितने टाइम में? 0 से लेके 50 मिनट में। अब उसका डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस 5 किलोमीटर। क्यों? 2.5 गया, 2.5 आया, 5 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि ए से वापस वो कहां पर आ गया? ए पे आ गया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब आप इसका 0 से 50 में अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 0। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसको लिखोगे कैसे? तो देखो इसको प्रॉपर्ली लिखो थोड़ा। फर्स्ट वाला तो क्लियर है ना सबको? फर्स्ट केस में दोनों चीजें सेम आएंगी। केस वन 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट। यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है और दोनों है 2.5 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगी, जो आ जाएगा 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30/60 आवर्स। इसको मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 1/2, सो यू गेट 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस हो गया हमारा 0 to 50 मिनट्स। 0 to 50 मिनट्स।
तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस विल बी 2.5 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 50, डिस्टेंस हो गया 50, टाइम कितना है, नहीं डिस्टेंस 50 नहीं, कितना है 5, सॉरी डिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इसको वापस आने में 5 मिनट, सॉरी 50 मिनट्स। 50 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 50/60 आवर्स। क्या ये समझ में आ गया? ये 0 कट जाएगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, 6 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो कितना देगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड 0 से 50 मिनट्स के बीच में। ओके, अब इसी में अगर एवरेज वेलोसिटी निकाले, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 अपॉन टाइम, टाइम जो भी लग रहा हो 50 मिनट्स का लग रहा है, तो फाइनली आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या मिल जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अगर समझ में आया तो कोशिश करो ये थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करने का। थर्ड पार्ट 0 से 40 मिनट में उसका एवरेज स्पीड और उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है 0 से 40 मिनट में। तो इस चीज को दिमाग में डालो, जैसे मान लो ये ए से उसने स्टार्ट किया, ए से वो बी तक गया, 30 मिनट लगा, फिर वो वापस बी से इधर आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगले 10 मिनट में वो कहां पर रहेगा ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। ये पूरा पार्ट हटा दो, ये वाला पूरा पार्ट टाइम, हाँ एवरेज स्पीड निकाले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे पहले वाले के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लिया मैंने 30 मिनट। दूसरे वाले के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लिया मैंने 50 मिनट। तीसरे वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा 40 मिनट। अभी ये वाला हिस्सा हटा दो, इस साइड कर दो। तो पहले ए से स्टार्ट करके वो बी तक गया, ए से स्टार्ट करके बी तक गया, यहां से यहां तक जाने के लिए मैं तीनों चीजें लिखता हूं। टाइम कितना लगा 30 मिनट, डिस्टेंस कितना था 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके जब वो बी से ए तक जा रहा था, जब बी से ए तक जा रहा था, ये वाला था फॉरवर्ड मोशन, ये बैकवर्ड मोशन। तो यहाँ पर जो अब आपका जो टाइम है टी, वो कितना बोल रहा है क्वेश्चन में 10 मिनट। 10 मिनट क्यों समझ में आया ना, क्योंकि ये 40 मिनट में आपको निकालना है। तो पहले 30 मिनट तो फॉरवर्ड मोशन था उसका, बाकी जो 10 मिनट है वो क्या है उसका बैकवर्ड मोशन। ठीक है, अब उसकी जो उसने उसका डिस्टेंस कितना कवर अप हुआ ये नहीं पता हमें बैकवर्ड में, लेकिन उसकी स्पीड हमें पता है। जब वो रिटर्न आ रहा था तो किस स्पीड से आ रहा था 7.5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से आ रहा था। क्या ये समझ में आया? तो आप बस इतना निकाल के बताओ कि जब वो बी से चलना चालू किया तो वो कहां पर पहुंचा। ये कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हो। 1.25 समझ में? कॉमन सेंस कैसे? क्योंकि 20 मिनट में पूरा रिटर्न आ रहा है तो 10 मिनट में हाफ डिस्टेंस कवर अप करेगा। तो हाफ 2.5 का हाफ कितना हो जाएगा 1.75।
इतना ही आएगा ना 1.75। समझ में आएगी ये चीज? सॉरी 1.25, ओह सॉरी 1.25, हाँ 1.25 किलोमीटर इतना डिस्टेंस उसका आएगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? अब देखो, अब अगर आपको इसकी स्पीड निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, एक तो एवरेज स्पीड निकालनी है, दूसरा एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब जब आप स्पीड निकालोगे तो आप पूरा पाथ का लेंथ कवर अप करोगे। ए से बी तक जाना कितना हो गया 2.5, बी से यहां तक आना तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1.25, ये टोटल 3.75 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा 40 मिनट्स, है ना? तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे 40/60। अब सिंपलीफाई करके बताओ कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन करके। ये 3.75 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा। ये 3 ऊपर जाएगा 9, 3.75 into 3 divided by 2 कितना आएगा कैलकुलेट कर देंगे 5.625। ओके, और किसी का आएगा 3.75 into 3 divided by 2 5.625 करेक्ट है। तो उसकी एवरेज स्पीड यहां पर आ जाएगी 5.625 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे बताओ? वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड के लिए तो हमने पाथ लेंथ निकाली, वेलोसिटी के लिए क्या निकाली? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां से? इनिशियल से लेके फाइनल के बीच का। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.25। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट जो कि है 1.25 डिवाइडेड बाय में क्या आएगा बताओ? डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मतलब कितना आ जाएगा 40। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 40/60 अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये 0 कट गया 2/3 बन गया ये। फिर 1.25 into 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 3.75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 1.875 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा उसका एवरेज वेलोसिटी। क्या ये आ गया समझ में? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का, वेलोसिटी और स्पीड के बीच। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये उसी का कैलकुलेशन है, लास्ट वाला हमारा। अच्छा 5.625। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन देखोगे अगर, तो ये कुछ नहीं, इसमें क्या पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों सेम होता है, क्यों पूछ रहे हैं? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है पहले समझो। अगर मान लो ये टाइम हो गया और ये पोजीशन हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब दोनों लेते हैं तो दोनों एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में कैलकुलेट होता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ और उसका एक्चुअल पाथ दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हम लॉन्ग ड्यूरेशन में लेते हैं तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ अलग होगा और पाथ कवर्ड जो है वो अलग होगा। समझ में आ रहा है कि? लेकिन इंस्टेंटेनियस में एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो दोनों में वैल्यू क्या होती है सेम। इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होती है। क्लियर हो गया ये चीज? वो कुछ आप प्रैक्टिकली भी समझ रहे हो, आप छोटा सा डिस्टेंस कवर अप करोगे तो वो स्ट्रेट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसने मैथमेटिकली भी उस चीज को एक्सप्रेस किया है। ये 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए। नेक्स्ट, ये कुछ ग्राफ्स हैं, आपको इसको ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। किसके लिए? 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए। ठीक है, और ग्राफ में आप दोनों चीजें देखो। देखो ये है टाइम और एक्स का मतलब क्या है पोजीशन।
तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, आपको बता रहे हैं क्या किसी भी मोशन ऑफ पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे, हाँ कौन सा सही है या कौन कौन सा सही है या कौन सा गलत है। हो सकता है सारे गलत हो सकता है सारे सही। ठीक है, हाँ क्या फोर्थ वाला, ओके चलो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक टाइम ले रहा हूँ, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और मैं इसकी पोजीशन अगर पूछूं क्या है इसकी पोजीशन, तो कैसे निकालोगे 2 सेकेंड की इसकी पोजीशन क्या है। ये वाली पोजीशन बोल सकते हो और ये वाली भी पोजीशन बोल सकते हो, समझ में आ रहा है ये। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर मान लो मैं वो पार्टिकल हूं तो एक ही समय पे मैं दो अलग अलग जगह पे नहीं हो सकता हूं, समझ में आएगी ये चीज। तो इसको टेस्ट करने का तरीका होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब आप एक वर्टिकल लाइन लो, उसको लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाओ, कभी भी अगर वो पोजीशन टाइम ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो इनवैलिड ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन का या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं होगा। समझ में आएगी ये चीज। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट से राइट घुमाऊंगा तो देखो ये मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर रही है, मतलब ये इनकरेक्ट ग्राफ है किसके लिए, 1D मोशन के लिए। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। हाँ ये वाला बताओ ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आया ये चीज। हाँ क्या यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो सकता है क्या, देख लो एक बार। अगर मैं कोई टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में फिक्स कर रहा हूं तो इसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, और उसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है -4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये पॉसिबल है, आंसर है नहीं। तो ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है ये पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों के लिए टेस्ट के लिए वैलिड है। समझ में आया ये चीज। तो ये भी एक इनवैलिड ग्राफ पैटर्न है वन डायमेंशनल मोशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ना, इस ग्राफ को आप करेक्ट या इनकरेक्ट बोलने के पहले इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरूर पढ़ लेना। क्या यहाँ पर एक्स एक्सिस में t टाइम है और वाई एक्सिस में क्या है, स्पीड है। यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या था, वेलोसिटी था, यहाँ पर स्पीड है। तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या दिख रहा है, नेगेटिव, जो कि इम्पॉसिबल है। स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या फिर जीरो। स्पीड विल नेवर बिकम नेगेटिव। समझ में आई ये चीज, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। नेक्स्ट ये बताओ वैलिड ग्राफ है इनवैलिड ग्राफ है, नहीं गलत होगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो समझो क्यों गलत हो रहा है उसको फिर आइडेंटिफाई करो और सोचो कि क्यों ये इनवैलिड हो सकता है या वैलिड। तो यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ, अगर आप कभी भी घूमने के लिए गए हो, ठीक है, तो आपकी जो पाथ लेंथ है, आपने जो ट्रैवल किया है, क्या वो ट्रैवल कभी जाके जीरो हो जाएगा, ट्रैवल लेंथ आपकी जीरो हो जाएगी क्या, टोटल पाथ लेंथ जीरो होगी क्या, नहीं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो आपकी पाथ लेंथ इंक्रीज ही होगी ना, क्या कभी वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, नहीं। तो टोटल पाथ लेंथ लिखा है तो वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, कभी भी वो जाके जीरो नहीं होगी। तो टोटल पाथ लेंथ हमेशा कैसा फंक्शन होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो ये वाली चीज जो है वो सही हो सकती। समझ में आ रहा है ये चीज। ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो करेक्ट होता, लेकिन ये एक्चुअल में किसका ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, टाइम के साथ यहाँ इंक्रीज रहेगा या फिर कांस्टेंट होगा। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा बनता, ये ऐसा होने के बाद ऐसा हो जाता, तो क्या ये पॉसिबल होता, यहां से ऐसा आता और ये ऐसा हो जाता, तो क्या ये वैलिड होता या इनवैलिड होता, यस तब ये वैलिड हो जाता है। इसका मतलब क्या, आपने कुछ डिस्टेंस कवर अप किया और वहां पर आप स्टॉप हो गए, फिर आपका डिस्टेंस कवर जीरो हो गया। समझ में आ गया ये चीज। लेकिन अगर मान लो कहीं पर आप आगे जा रहे हो फिर पीछे आ रहे हो तो आपका डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ ही रहा है, पाथ लेंथ तो बढ़ ही रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये वाला भी ग्राफ क्या है, इनवैलिड ग्राफ। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये सब उसका एक्सप्लेनेशन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ग्राफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है एक बार इसको मैं समझा देता हूं। यहां पर इसने ग्राफ बना लिया है। ग्राफ किसका है, किसका ग्राफ है पहले देख के बताओ।
x मतलब पोजीशन, t मतलब क्या हो गया टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को पहले हम समझते हैं क्या है। जब टाइम t इक्वल टू 0 था उस समय तक इसकी पोजीशन क्या थी 0। मतलब अगर मान लो मैं वो पार्टिकल हूं, मैं यहीं पर खड़ा हूं, तो मेरी पोजीशन अभी इनिशियली क्या है 0। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ग्रेटर देन 0 है तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये ग्राफ उसने एक्सप्लेन किया पूरा, यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ोगे वही लेता है। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। इज इट करेक्ट टू से दैट ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0? क्या ये बोलना सही होगा कि जब टाइम t 0 से कम है तो उस समय पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? क्या ये बोलना करेक्ट है? उसका आंसर है रॉन्ग। अब ये क्वेश्चन क्यों आपके दिमाग से खेल रहा है मैं बता रहा हूं। टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज? तो ये बोलना गलत है कि t लेस देन 0 पे वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, इनफैक्ट वो मूव ही नहीं कर रहा, इसीलिए उसकी पोजीशन क्या है 0। क्लियर हो गया ये चीज? फिर बोल रहा है क्या ये बोलना करेक्ट है कि वो t ग्रेटर देन 0 पे एक पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है? t ग्रेटर देन 0, तो जब t पॉजिटिव है तो उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। क्या ये बोलना करेक्ट है या नहीं ये बताओ। हाँ, मतलब ये ग्राफ से ऐसा पता चल रहा है हमें कि वो जो पार्टिकल जिस मोशन में जिस पाथ में ट्रैवल कर रहा है उसके हिसाब से उसकी पोजीशन जो है वो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रही है। तो नहीं, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एक्चुअल में मोशन इन क्या है 1 डायमेंशन, और पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा तो वो क्या हो गया 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। पैराबोलिक मतलब 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में किसका मोशन बोल रहा है 1 डायमेंशनल मोशन, तो उसमें पैराबोलिक पाथ में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी पोजीशन रैपिडली चेंज हो रही है, बस यही समझ में आ रहा है। जैसे एक ट्रेन जो है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही है, उसकी पोजीशन भी ना रैपिडली चेंज हो रही है, बस ये क्लियर हो गया ये चीज। और कौन सी सिचुएशन में ऐसा ग्राफ बन सकता है अगर देखा जाए तो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से रिलीज करोगे, मतलब प्री फॉल वाली सिचुएशन में, तो भी उसकी पोजीशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। समझ में आ रही है ये चीज? क्यों एक्सपोनेंशियली या पैराबोलिक फॉर्म में बढ़ेगी? इसका क्या कारण है? तो उसका कारण है सेकंड इक्वेशन, क्या था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 ले लूं, u की वैल्यू 0 ले लूं, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ gt स्क्वायर। g तो कांस्टेंट है तो t स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म आई क्वाड्रेटिक टर्म आई, मतलब क्या बनेगा पैराबोला बनेगा। तो जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? पैराबोलिक शेप में चेंज हो रही है, पोजीशन की चेंज, लेकिन उसका पाथ पैराबोलिक लगेगा। ओके, हाँ, ये एक न्यूमेरिकल है, तो मैं एक काम करता हूं इसको एक्सप्लेन कर दूं डायरेक्टली, अगर कैलकुलेशन करें इसमें, वैसे ज्यादा कैलकुलेशन इसमें है नहीं है। स्टोरी समझा देता हूं मैं, क्या है स्टोरी। एक चोर की गाड़ी है, वो किस स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पर लिखा है 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक थीफ की गाड़ी है वो चल रही है। उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है, वो चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब समझ लो, ये थीफ की गाड़ी इतनी स्पीड से, ये पुलिस की गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है। ओके, पुलिस ने एक बुलेट फायर किया और बुलेट की स्पीड थी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको डेटा दिख गया। अब बोल रहा है विथ व्हाट स्पीड द बुलेट हिट द थीफ्स कार। तो जो बुलेट है वो थीफ की कार को जब हिट करेगी तो उस समय बुलेट की स्पीड क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो यहां पर समझो, यहां पर जब वो कार से बुलेट को हिट कर रहे हैं तो बुलेट की स्पीड और कार की स्पीड दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पुलिस की कार की स्पीड किसमें है किलोमीटर पर आवर में। तो इस किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करें 5 बाय 18 से अगर डिवाइड करोगे, इसको करोगे तो कितना जाएगा 5 3 15, मतलब ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 18। 3 से कटेगा 3 6 और ये 3 से कट जाएगा 50 और फाइनली 2 से कटेगा उधर 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड आ गई पुलिस के कार की स्पीड, और ये किसकी स्पीड आ गई बुलेट की स्पीड। दोनों की स्पीड को यहाँ पर ऐड कर दो, बुलेट की स्पीड और पुलिस के कार की स्पीड,
तो ये आपकी इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बुलेट की इफेक्टिव स्पीड होगी कब? जब आपका सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या स्टिल है, लेकिन सामने वाला जो थीफ की कार है वो भी किसी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। किस स्पीड से? 192 किलोमीटर पर आवर। उसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। उसको जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 160/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज? और ये इस स्पीड से जा रहा है। बुलेट की बुलेट की जो इफेक्टिव स्पीड ये अलग है, तो दोनों स्पीड को क्या कर देंगे यहाँ पर? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा ना, कार क्योंकि आगे चल रही है उसकी। तो कितना हो जाएगा? तो ये टोटल इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट आ गया माइनस ये थीफ की स्पीड आ गई। दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 105 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आएगी। समझ में आया कि नहीं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में? क्या ये बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको पहले समझो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला ग्राफ एक बार देखो और क्या उसमें हेडिंग है? सजेस्ट सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। तो इन ग्राफ्स के लिए आपको सुटेबल फिजिकल सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना है कि क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है, आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, कौन सी चीज के साथ ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए जैसे अगर मान लो मैं फ्री फॉल में किसी बॉल को रिलीज करूंगा तो बॉल की जो पोजीशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, अभी हमने देखा था। लेकिन कौन सी सिचुएशन में ये ग्राफ बनेगा ये आपको बताना है। मोशन इन 1D में है ना। चलो समझा रहा हूं मैं, यहाँ पर देखना। मान लो अगर कोई पर्सन है, यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर एक बॉल है और ये पर्सन इधर पे खड़ा है। ये इस बॉल को अगर हिट करता है, बॉल को हिट करता है तो बॉल, ये इसकी पोजीशन को जीरो पोजीशन या ओरिजिन मान लेते हैं, है ना। तो बॉल को जब हिट करेगा तो बॉल यहां से यहां तक जाएगी। समझ में आ रही है ये चीज? तो मान लेते हैं वो जीरो से या फिर क्यू से, ये समझ लो क्यू से जब हम उसको हिट कर रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्यू से लेके कहां तक चलेगा? मान लेते हैं ये तक चलेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर उसका पोजीशन क्यू से लेके कहां तक गया? ए तक गया। फिर जब बॉल इस बॉल को हिट करेगी, हिट करने के बाद वो रिवर्स आएगी, रिवर्स आके वापस कहां तक आ जाएगी? क्यू तक आ जाएगी। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा आपका। आर से लेके कहां तक आ गया? ये एस तक आ गया। अब जब वो इसको एक्सीड करके और आगे बढ़ जाएगी तो उसकी पोजीशन कौन से डायरेक्शन में हो गई? नेगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए वो यहाँ पर आके नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। कहां तक? टी तक आ गया। और यहाँ पर जाके जब बॉल रुक जाएगी तो अब उसकी पोजीशन क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा? उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ किस कंडीशन का ये आपको सजेस्ट करना था। एक एग्जांपल है, ऐसे और कई एग्जांपल के लिए ये पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है या बेसबॉल वाला कोई मैच चल रहा है, सपोज उसमें हिट करता है तो भी सिमिलर टाइप की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है। ये किसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ये आपको एक्सप्लेन करना। कौन सी सिचुएशन में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा ये एक्सप्लेन करना है आपको, गेस करना है कि क्या होगा। अब देखो प्रैक्टिकली अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हो। लेकिन अभी ऑप्शंस नहीं है, आपको सिर्फ ग्राफ को देख के समझना है। तो अगर इस ग्राफ को देख के समझोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी उसकी क्या है? पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पर नेगेटिव हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ अगर पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन को देखते हैं तो ऐसा बन देंगे। अब इसके लिए बताओ कौन सी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर उसके बाद जीरो, फिर नेगेटिव वेलोसिटी। ये कुछ ऐसा सिचुएशन मान लो मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं विद सम इनिशियल वेलोसिटी v, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचेगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। मान लो वो ए से लेके बी तक गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी v थी और बाद में जाके उसकी वेलोसिटी जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा वो क्या हो गई? जीरो। फिर उसके बाद वो बॉल नीचे गिरना चालू होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अभी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्या हो गई? नेगेटिव।
तो इसलिए जब वो फाइनली इसको हिट करेगा तो उतना ही नेगेटिव वेलोसिटी के साथ उसको हिट करेगा। समझ में आ गई? जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो ग्राउंड को हिट करने के बाद वो क्या करेगा, बाउंस करेगा। अब बाउंस करेगा तो अब उसकी वेलोसिटी का इंपैक्ट वहां पर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज कम होगा, लेकिन वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही फिर वो वापस क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। फिर जब थर्ड टाइम बाउंस करेगा फिर वेलोसिटी का इंपैक्ट कम होगा, और ऐसा धीरे धीरे बाउंस करते करते वो फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉल को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा आफ्टर सम बाउंसेस, ये उसका ग्राफ शो कर रहा है। नेक्स्ट वाला किसका शो कर रहा है बताओ? एक्सेलरेशन, और ये क्या है, टाइम ग्राफ। ये इमेजिन करके देखो कौन से सिचुएशन में सडनली एक्सेलरेट हो रहा है एंड देन सडनली एक्सेलरेट हो रहा है। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ गया, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर हो गया? कौन सी सिचुएशन, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, एक कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव कर रहे हो, सडनली आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सेलरेट करोगे अपनी गाड़ी को, एक्सेलरेट करके ओवरटेक कर लोगे और फिर उसके नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करोगे, जस्ट लाइक दैट। उसने एक्सेलरेट किया, फिर उसके डी एक्सेलरेट किया एंड देन फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करोगे। तो ये ग्राफ का फिजिकल इंटरप्रिटेशन अलग अलग सिचुएशन में आ सकता है, जो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, अगेन ये किसका ग्राफ है, एक बार चेक करके बताओ पहले मुझे। टी मतलब टाइम और एक्स का मतलब क्या हो गया, पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये किस ऑब्जेक्ट का है अगर देखेंगे तो उसका, अगर आप देख रहे होगे ये पोजीशन पहले पॉजिटिव जा रहा है, उतने ही पोजीशन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक पेंडुलम जैसा हो गया। पेंडुलम लेफ्ट और राइट इस तरीके से रिवॉल्व कर। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बस एक छोटी सी चीज बतानी है, आपको इसकी वेलोसिटी का साइन बताना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस ग्राफ को देख के इन टाइम इंस्टेंसेस पे। तो 0.3 सेकेंड पे, तो ये देख के बताओ 0.3 सेकेंड कहां पर आएगा। देखो ये 0 सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया, इसके बीच में ये वाला जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, 0.5 सेकेंड हो गया। समझ में आई थी? तो 0.3 सेकेंड कहां पर आएगा, यहां पर कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा बन रहा है। ध्यान से सुनना ना, क्योंकि अगले के आंसर आप लोग को, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो उसकी पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो पोजीशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर पोजीशन डाउनवर्ड है मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। दूसरे में 1.2 सेकेंड पे आपको बताना है वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो 1.2 सेकेंड कहां पर आएगा, यहां पर कहीं आएगा, और उस समय पोजीशन उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। और लास्ट है -1.2 पे वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, 1.2 सेकेंड। तो 1.2 सेकेंड अगेन वो कहां पर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा -1.2 सेकेंड, और ये डाउनवर्ड जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैथमेटिकल कंसेप्ट में देखोगे तो स्लोप इसका आंसर है, क्योंकि पोजीशन टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, उसका वेलोसिटी। तो यहां पर देखो स्लोप डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, स्लोप अपवर्ड मतलब पॉजिटिव। समझ में आ गई ये चीज? तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। हाँ, वेलोसिटी, हाँ एक मिनट सुन, चल अच्छा तूने बोला तो मैं तेरे उस क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ। ये वाले पेज मान ले, ये वाले पेज है ना, ये वाला टाइम कौन सा था, 0.2 है, 0.3 सेकेंड है ना, 0.3 सेकेंड। उस इंस्टेंट पे हम इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, है ना। तो मान लेते हैं इस समय 0.3 सेकेंड के समय इसकी जो पोजीशन थी वो -2 थी, अंदाजे के लिए मान लेते हैं, है ना। उसके बाद में उसकी पोजीशन क्या हो गई, मान लेते हैं -3 हो गई, और नीचे आया तो -3 हो गई। समझ में आएगी? तो जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। तो फाइनल पोजीशन उसकी कितनी हो गई, -3, माइनस इनिशियल पोजीशन उसकी क्या हो गई, -2, डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो यहां पर मान ले 0.3 लग रहा था, उसके बाद उसको जो टाइम उसका जो रहा 0.35 रहा। टाइम तो उधर आगे बढ़ रहे तो टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो क्या होगा यहाँ पर
0.35 माइनस 0.3 ऐसा ही होगा। तो कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा ऊपर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0.05, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। समझ में आएगा नहीं? तो अगर कभी भी ऐसा देखेगा ना, यहां से लेफ्ट से राइट जाएगा तो टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब उसका पोजीशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। नीचे से ऊपर जाएगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी सेम ग्राफिकली आपको समझना है कि कौन सी सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट केस एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कौन सा ग्राफ है ये देख लो पहले, स्पीड टाइम ग्राफ। समझ में आ रही चीज? फर्स्ट में लिखा है इन विच इंटरवल द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। कौन से केस में एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटेस्ट है मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज। ये तीन में से बताना, 1 में, 2 में या 3 में। तो देखो अगर 1 में देखा जाए तो इसका अप्रोक्सीमेटली यहां से यहां तक का जो चेंज है, स्पीड का जो चेंज है, या इसमें देखा जाए स्पीड का जो चेंज है, या इसमें देखा जाए स्पीड का जो चेंज है, इसमें स्पीड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है सेकंड में। तो जहां स्पीड में चेंज ज्यादा वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 में। लेकिन इसका साइन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ गई? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। कहां पर एवरेज स्पीड इसकी ग्रेटेस्ट है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, खाली ग्राफ को देखके तुरंत बताओ। ठीक है, क्योंकि किसका ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड कहां पर सबसे ज्यादा है, डी पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पीक वहीं पर। समझ में आई थी? पार्ट सी में क्या लिखा है पढ़ो, choosing the positive direction as the constant direction of motion, give the sign of V and A in the 3 instances। इसका मतलब है जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, मोशन इन 1D है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन को मोशन का डायरेक्शन मान रहे हैं, मतलब वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और आपको इसके लिए क्या बताना है, साइन ऑफ V एंड A, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है तीनों केसेस में। तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर ये देख के बताओ। फर्स्ट केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव या जीरो बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर वो क्या हो रहा है, सेम कांस्टेंट। लास्ट केस में लिखा है व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो यहां पर ए पे उसका एक्सेलरेशन क्या है, बी पे उसका एक्सेलरेशन क्या है, सी पे उसका एक्सेलरेशन क्या है, डी पे उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से। ठीक है, अब कहां पर आपको स्लोप चाहिए, ए पे स्लोप चाहिए। किसका, ए पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप। ए पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो लगभग कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। और ये लाइन कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। बी पे अगर स्लोप बनेगा, टेंजेंट बनेगा तो वो ऐसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। सी पे भी टेंजेंट ये, डी पे भी टेंजेंट ये, तो इन सभी पे उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर आपको कभी भी इस टाइप का वेलोसिटी टाइप ग्राफ दिख रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है इनको टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहां पर वो टर्न अराउंड होता है, उसका स्पीड का डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये सारे पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। बीच में एक पॉइंट आता है जहां पर वो क्या हो जाता है, 0। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ग्राफिकली वाले जो मैंने आज एक्सप्लेन किए। स्पेशली जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो लोग इसको जरूर कर लेना। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इसमें कवर्ड है।
कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ ग्राफिकल है और कुछ एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, सेकेंड यूनिट का। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम थर्ड यूनिट चालू करेंगे। कुछ और क्वेश्चन अगर किसी के डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ज्यादा थ्योरेटिकल था क्या आज का? क्या है, अब ये सब क्वेश्चन ऐसा था ना कि इसमें एक्सप्लेनेशन ही था, आपको इमेजिन करना था, विजुअलाइज करना था, ऐसा था। एक आध दो ही न्यूमेरिकल थे जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ग्राफ वाले। बाकी ज्यादातर इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो फ्री फॉल के ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से। ठीक है, हाँ हाँ, डेरिवेशन कैलकुलस बेस्ड वाला वो आता है और फ्री फॉल का वो आता है, और कुछ ग्राफ के बेस्ड एमसीक्यू। मतलब इसमें अगर कॉम्पिटिटिव सेक्शन बोलोगे ना तो ग्राफ का जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना, ये वाला ज्यादा आपको इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव की बुक उठा के देखना, उसके अलग अलग सेक्शन में ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, चलो फिर एंड करता हूँ आज की क्लास। कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ,